Join Forum IAS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IAS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कट द क्रैप इनिशिएटिव बाय फोरम आईएएस। कट द क्रैप इनिशिएटिव में हम डेली एक टॉपिक लेते हैं, उसका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं और उसका हैंड रिटन कंटेंट आपको सिनॉप्टिकल फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। उस कंटेंट में अननेसेसरी पॉइंट्स या फिर अननेसेसरी कंटेंट नहीं होता है। उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फोरम लर्निंग हिंदी का टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसको सब्सक्राइब करें और डेली बेसिस इस कॉन्टेंट को डाउनलोड कर लिया करें। आज का जो टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अतीक अहमद को कल इलाहाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाया, तो उसी कॉन्टेक्स्ट आज का हमारा डिस्कशन है। और आज का जो कंटेंट है इस टॉपिक पे कंटेंट प्रिपेयर किया हुआ है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये कंटेंट है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे। तो न्यूज़ ये है कि इलाहाबाद के कोर्ट ने, एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाया एक अपहरण के केस में, किडनैपिंग के केस में। तो अतीक अहमद एक इशू है। पार्लियामेंट में, तमाम स्टेट असेंबलीज में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, लाइक मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन, क्राइम अगेंस्ट वीमेन, किडनैपिंग। इस तरह के जो सीरियस केसेस हैं उनके ऊपर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक बहुत ही सीरियस इशू है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। आज हम ये समझेंगे कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, क्या इसके कंसर्न्स हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या अभी तक गवर्नमेंट ने या फिर जुडिशरी ने कोई एफर्ट लिया है पॉलिटिक्स को डीक्रिमिनलाइज करने के लिए। तो पहला हमारा जो डिस्कशन होगा वो ये होगा कि हम समझेंगे कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है। देखिए, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का दो मतलब हो सकता है कि जो क्रिमिनल्स हैं या तो वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शंस में, या फिर वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को जब भी चुनाव लड़ते हैं। तो पहले क्या हुआ करता था कि 1970s में जो माफियाज थे वो सपोर्ट करते थे पॉलिटिकल लीडर्स को। उनके पास पैसा हुआ करता था, मसल पावर हुआ करता था, बूथ कैप्चरिंग करना, ऑपोजिशन कैंडिडेट्स को धमकाना, पर्चा विड्रॉ करवाना। तो ये सब रोल ये हुआ करता था इंडियन पॉलिटिक्स में। तो पहले ये इनडायरेक्टली सपोर्ट करते थे, अभी भी करते हैं इनडायरेक्टली सपोर्ट। ये जो पॉलिटिशियंस होते थे उनके इलेक्शन को फाइनेंस करना, ये सब इनका रोल हुआ करता था। लेकिन एक समय आया जब इनको ये लगा कि अगर हम चुनाव जिता सकते हैं किसी को, तो खुद चुनाव क्यों नहीं लड़के जीत सकते। और यही हुआ कि 1980s का समय आते आते जो क्रिमिनल्स थे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। और इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए अर्ली 90s में गवर्नमेंट ने एक वोरा कमेटी बैठाई थी। उसके बारे में अंत में डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। लेकिन अगर आज का हम कॉन्टेक्स्ट देखें, अगर करंट कॉन्टेम्पोरेरी टाइम्स की अगर हम बात करें, तो जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं असेंबलीज में और पार्लियामेंट में, उनका एक तरह का डीप इंटीग्रेशन है, ठीक से फैल गए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये एक एनजीओ है जो काम करता है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को लेके। ये काफी अच्छा डाटा प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इनके हिसाब से अगर आप देखें तो 2019 के 2009 के इनफैक्ट 2009 का जो लोकसभा के इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन, उसमें जो एमपीज थे, एमपीज विथ क्रिमिनल केसेस, फिर है एमपीज विथ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। सीरियस कौन से हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, रेप, किडनैपिंग, मर्डर, क्राइम अगेंस्ट वीमेन। तो आप देखिए कि पहले जो था, जो क्रिमिनल केसेस थे वो 30% थे 2009 में। 2014 में बढ़ के ये 34% हो गए और 2019 में बढ़ के 43% हो गए। तो आज के जो एमपीज है पार्लियामेंट में, अगर पूरे एमपीज की हम बात करें तो उसमें से 43% के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। और उसमें से जो 29% है, 29% आउट ऑफ द इंटायर स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, 29% के ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। अतीक अहमद 2 बार एमपी रह चुका है, 4-5 बार एमएलए रह चुका है। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक बहुत ही सीरियस मैटर है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक बार जो क्रिमिनल है वो असेंबली में चला जाए, पार्लियामेंट में चला जाए, तो किस तरह से लॉ मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है वो। तो जो लोग कानून तोड़ते हैं वो लोग अब कानून बनाने लग गए। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है।
तो अभी हम देखेंगे कि रीजंस क्या हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के पीछे क्या ऐसे कारण रहे हैं कि ओवर टाइम जो क्रिमिनल्स हैं वो लगातार वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से अपना हिस्सेदारी बढ़ाते गए हैं। पहला रीजन है पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ स्टेट मशीनरी। देखिए, जो क्रिमिनल है उसको डर किससे है? पुलिस से है। ठीक है, पुलिस किसके कंट्रोल में है? पॉलिटिशियंस के कंट्रोल में है। ठीक है, पॉलिटिशियंस के कंट्रोल में पुलिस है। तो जो क्रिमिनल है उसको ये सुविधा है कि वो पॉलिटिशियन बन जाए, कल को मिनिस्टर बन जाए तो पुलिस उसके कंट्रोल में आ जाएगी। तो जब तक वो पावर में है, जब तक वो पावर में रहेगा, तब तक इट मींस कि जब तक उसके पार्टी पावर में रहेगी तब तक पुलिस उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती है। तो सबसे अच्छा तरीका है पुलिस के एक्शन से बचने का कि जो पार्टी पावर में है उसके मेंबर बन जाए, उस पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़े, मिनिस्टर बन जाए। यूपी में ऐसा भी हुआ है कि जो एमएलए जेल से छूटा है, जेल से छूटने के बाद एक गवर्नमेंट ने उसको जेल का मंत्री बना दिया। आप देख सकते हैं किस तरह का डिमोरलाइजिंग इफेक्ट हो सकता है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर। दूसरा रीजन है इलेक्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो ऐसा नहीं होता कि सबसे अच्छा पॉलिटिशियन होता है उसको टिकट दिया जाता है। टिकट उसको दिया जाता है जो चुनाव जीत के आ सकता है। और चुनाव जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ठीक है, पहले मसल भी चाहिए होता था, तो मींस की मैन पावर, या फिर जो जिसके पास गुंडागर्दी हो, गैंग्स हो, जो कि इन्फ्लुएंस कर सके वहां के इलेक्शन को। हालांकि अब तो इलेक्शन कमीशन इतना स्ट्रांग हो गया है, इतने अलग अलग रेगुलेशंस आ गए हैं कि मसल पावर का यूज करना आसान नहीं रह गया है अब। ठीक है, लेकिन फिर भी कहने का मतलब यह है कि मनी पावर चाहिए चुनाव जीतने के लिए। और मनी किसके पास है? जो माफिया है लोकल वहां का, उस पर्टिकुलर रीजन का, उसके पास पैसे हैं, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, लोगों को डरा धमका भी सकता है। तो सबसे आसान होता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि जो माफिया है, जो क्रिमिनल है, उसको टिकट दें, उसके पास पैसा भी है, मसल पावर भी है, वो चुनाव अच्छे से जीत जाएगा, लोगों के इलेक्टोरल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है वो। दूसरा रीजन ये था। तीसरा रीजन है वोट बैंक पॉलिटिक्स। देखिए, जो क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल्स चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों, अपनी कम्युनिटी का इलेक्टोरल बिहेवियर वो इन्फ्लुएंस करते हैं, सिर्फ अपनी सीट पे ही नहीं, उस रीजन पे भी। तो वो पर्टिकुलर कम्युनिटी चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रही हो, उसमें उसके लोग चाहे किसी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को वोट दे रहे हो, लेकिन जब वो क्रिमिनल चुनाव लड़ेगा तो सारी कम्युनिटी इकट्ठा होकर उसको इलेक्ट करेगी। और यही नहीं, उस पार्टी के और भी सारे कैंडिडेट्स को वोटिंग जाएगी उस आसपास के रीजन में, आसपास के सीट्स पे। तो सबसे बड़ा एक और रीजन ये है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स। चौथा रीजन है लीगल लूपहोल्स। लीगल लूपहोल्स मतलब कि जो आरपीए 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जिसके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हो उसको प्रिवेंट किया सके चुनाव लड़ने से। आरपीए सेक्शन 8 सब सेक्शन 3(4) ये कहता है कि अगर कोई कन्विक्ट हो जाता है, कोई कन्विक्ट हो जाता है, उसको सेंटेंस मिल जाता है, तो जब भी 2 साल या 2 साल से ज्यादा सेंटेंस रहेगा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा चुनाव लड़ने से। लेकिन ये डिस्क्वालिफिकेशन उसके ऊपर ऑपरेट नहीं करता है जिसके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हो, या फिर जेल में हो, या फिर बेल पे बाहर हो। तो आप देखते हो कि हर बार इलेक्शन में तमाम पॉलिटिशियंस जेल में रह के चुनाव लड़ते हैं, जेल में रह के वो लोगों के इलेक्टोरल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, इतना उनका पावर होता है उस रीजन में। तो ये सबसे बड़ा थ्रेट है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए इनफैक्ट। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? अगर तमाम क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है इसका कि जो लॉ तोड़ने वाला है, जो कानून तोड़ने वाला है, अब वो कानून बना रहा है। तो आप देखें कि अगर वो कानून बनाएगा तो जो कानून बनाया जाएगा उसकी क्वालिटी क्या रहेगी? तो ये बहुत बड़ा सीरियस डिबेट है। इनफैक्ट जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं उनके लिए एक तरह का ये एक डीमोरलाइजिंग इफेक्ट है। ठीक है, डीमोरलाइजिंग इफेक्ट है ये। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि लॉ ब्रेकर्स बिकम लॉ मेकर्स। दूसरा चैलेंज है कि गुड गवर्नेंस। जब भी कोई माफिया, लोकल माफिया वहां का एमएलए एमपी बनता है तो पूरे सिस्टम का पैर तोड़ देता है वो।
मीन्स कि उसको बिल्कुल पंगु बना देता है कि जो वहां का लोकल ब्यूरोक्रेसी है वो उसके इशारे पे काम करती है। तमाम तरह के थ्रेट्स दिए जाते हैं कि अगर वो उनके इशारे पे काम ना करें तो वहां का जो पूरा, अच्छा, जब वो एक बार पूरे सिस्टम को पंगु बना देते हैं तो पूरा उसका इन्फ्लुएंस करके जो उनके सिंपैथाइजर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनके लिए पूरा सिस्टम अब काम करता है। तो आप अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ए पावर में है, उसका एक पॉलिटिशियन जो कि क्रिमिनल भी है, अगर वो वहां का एमएलए है, तो आप पॉलिटिकल पार्टी बी से हैं तो आपका काम नहीं होगा, जो पॉलिटिकल पार्टी ए के सपोर्टर्स है उन्हीं का जल्दी काम होगा। ये एक, इसका मतलब ये है कि जो वहां का गवर्नेंस सिस्टम है वो पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है उसका। दूसरा रीजन, अब तीसरा रीजन देखें। तीसरा रीजन है कि यह है कि वहां का जो ब्यूरोक्रेसी है, क्या आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि अगर क्रिमिनल पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स के बॉस हो जाएं, ब्यूरोक्रेट्स जो इतना टॉप लेवल का कंपटीशन क्वालिफाई करके आते हैं यूपीएससी का, उनके ऊपर जो क्रिमिनल है, जिन ब्यूरोक्रेट्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि समाज को सुधारे, समाज को कानून के हिसाब से चलाएं, अब उनको चलाने वाला उसके ऊपर एक क्रिमिनल बैठ गया है, तो कैसा उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा? क्या आप एज्यूम कर सकते हैं कि उनके अंदर ईमानदारी, इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी? संभव ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब क्रिमिनल उनका बॉस हो जाएगा तब वो क्या चाहेगा कि जो ब्यूरोक्रेट है वो उसके हिसाब से काम करे। ब्यूरोक्रेट एक लिमिट के बाद रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, अब वो भी पूरे करप्शन के प्रोसेस में वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ब्यूरोक्रेट्स की प्रोबिटी और इंटीग्रिटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है कि पॉलिटिकल बॉस जो है वो सबसे बड़ा क्रिमिनल है उस इलाके का। चौथा रीजन, करप्शन। अब देखें कि अगर जो क्रिमिनल पॉलिटिशियन है वो पूरा सिस्टम अपने हिसाब से चलाएगा तो जाहिर सी बात है करप्शन होगा वहां पे, क्योंकि सारी चीजें लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से नहीं हो रही हैं, जो प्रोविजंस है गवर्नेंस के उसके हिसाब से नहीं हो रही हैं, बल्कि लोकल माफिया के हिसाब से हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं डीमोरलाइजिंग इफेक्ट होता है सिस्टम पे भी और लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स के ऊपर भी। और ओवरऑल क्या होता है कि जो लोगों का ट्रस्ट है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से, उससे अब लोगों का भरोसा उड़ जाता है। ठीक है, तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ट्रस्ट मेंटेन करना एक सबसे बड़ा अब चैलेंज हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि अभी अगर 29% एमपीज के ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं तो क्या क्वालिटी होगा जिस लॉ को बनाएंगे, कितना वो लॉ जब भी बिल पे डिबेट किया जाए तो कितना उस पर डिबेट कर पाएंगे, उनकी डिबेट की क्वालिटी क्या रहेगी। आप अगर अब देखेंगे पार्लियामेंट का कभी आप डाटा उठाएंगे कौन कितना डिबेट करता है, किसकी डिबेट की कितनी क्वालिटी होती है, तो सबसे पीछे वही रहेंगे जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, क्योंकि उनका कुछ इंटेलेक्चुअल डेप्थ नहीं होता है, कुछ लॉ कैसे बनाया जाता है, क्या कंसर्न्स उसमें होने चाहिए, क्या उसमें इश्यूज रेज होने चाहिए, इनकी कोई उनकी ज्यादा समझ होती नहीं है। सिर्फ कानून से बचने के लिए कि पुलिस उनके पीछे न रहे, या फिर उनका जो क्राइम का एक उनका जो पैराफेरनेलिया है उसको बचाने के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं। फिर हम देखेंगे कि अभी तक गवर्नमेंट की जुडिशरी की क्या अटेम्प्ट रहा है कि पॉलिटिक्स को डीक्रिमिनलाइज किया जाए। पहली बार गवर्नमेंट ने सीरियस अटेम्प्ट किया था कि 1993 में वोहरा कमेटी बैठाया था गवर्नमेंट ने टू अंडरस्टैंड द इशू ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। वोहरा कमेटी का ऑब्जर्वेशन ये था कि जो पॉलिटिशियंस हैं, लोकल पॉलिटिशियंस हैं, वहां के जो लोकल गैंग्स होते हैं उनके लीडर बन जाते हैं, वो वहां के लोकल लेवल पे लोगों के इलेक्टोरल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, और वहां पे जो लोकल इलेक्शंस होंगे, चाहे पंचायत के हों, अर्बन लोकल बॉडीज के हों, वो चुनाव जीत जाते हैं वो। उसके बाद उनका अब राइज शुरू होता है, उसके बाद वो एमएलए बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे, और उनका पॉलिटिकल कैरियर अब सेट हो जाता है, उसका मोमेंटम बन जाता है। एक बार जो पॉलिटिशियन जो क्रिमिनल पॉलिटिक्स में आ गया, उसके खिलाफ उसको दोबारा सजा दिलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट काफी सीरियस हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में ऑब्जर्वेशन दिया कि जो देश से देश के लोग हैं वो पेशेंस लूज कर रहे हैं, उनके अंदर अब बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रह गई है। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 20 साल में अगर आप देखें तो काफी सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास किए हैं टू क्लीन द पॉलिटिक्स। 2002 में सुप्रीम कोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जजमेंट ये था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड और क्रिमिनल रिकॉर्ड दोनों डिस्क्लोज करना पड़ेगा जब भी वो अपना पेपर फाइल कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो उसमें एफिडेविट उनको देना होगा कि उनका जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, जो फाइनेंसेस है उनके, उसका सोर्स क्या है,
क्रिमिनल चार्जेस क्या है उनके ऊपर, तो एटलीस्ट सेम्बलेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी आया इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। इससे क्या होगा कि जो लोग वोट कर रहे हैं, जो लोग वोट करने जा रहे हैं, वो एक इन्फॉर्म चॉइस ले सकते हैं। उनके पास जानकारी है कि जो जिसको वोट करने जा रहे हैं उसका नेचर क्या है, क्या वो ईमानदार नेता है, क्या वो क्रिमिनल है। तो अगर वो क्रिमिनल है तो उसका इंपैक्ट उनके ऊपर क्या पड़ सकता है आगे चल के। तो कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट लोगों में एक अवेयरनेस आया कि उनका जो जिसको चुनने जा रहे हैं उसके ऊपर क्या क्रिमिनल चार्जेस है, क्या नहीं है, क्या उसके पास जो पैसा है वो ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा है, ये भी एक बात है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर 2013 में कहा कि जो आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का जो सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 है, जो ये कहता था कि अगर किसी को भी 2 साल या 2 साल से ज्यादा का सजा मिलता है सिटिंग एमपी या एमएलए को, तो उसको 3 महीने का टाइम मिलेगा अपील करने के लिए। तो उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 3 महीने के बाद इफेक्ट में आएगा। बीच में अगर उसने अपील किया, उसका जो सेंटेंस है, कन्विक्शन है, उस पर स्टे लग गया, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में लिली थॉमस केस था ये, ठीक है, ये लिली थॉमस केस था। लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि जो नॉर्मल ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन इमीडिएटली लागू होगा, इफेक्ट में आएगा, लेकिन जो सिटिंग एमपी से एमएलए से उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन 3 महीने बाद इफेक्ट में आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 को स्ट्रक डाउन कर दिया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया, असंवैधानिक, और ये कहा कि जो सिटिंग एमपी से एमएलए से उनका भी डिस्क्वालिफिकेशन अब इमीडिएटली होगा। अब देखे होंगे कि पिछले साल आजम खान को कन्विक्ट किया गया, यूपी असेंबली ने अगले ही दिन नोटिफिकेशन जारी करके उनका सीट जो वेकेंट कह दिया। ऐसे ही भी राहुल गांधी के भी केस में हुआ है, एक डिफेमेशन केस में उनको 2 साल का सजा मिला है, और अगले ही दिन लोकसभा ने यह कह दिया कि उनका जो सीट है वो वेकेंट हो गया है। ठीक है, तो जो पहले 3 महीने का टाइम मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। अब देखिए कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो भी लेजिस्लेचर्स हैं पार्लियामेंट में या फिर असेंबलीज में, उनके ऊपर जो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं, वो अगर चार्जेस जब फ्रेम हो जाएं तो विद इन ए ईयर ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए, और जो भी जजमेंट होना है, जो भी फाइनल आउटकम उस पर उसको अनाउंस किया जाना चाहिए। मीन्स कि जो जुडिशियल प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया गया, स्पीडी ट्रायल होने लगा। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 1 साल के अंदर इस केस को खत्म करने के लिए हर दिन सिटिंग होनी चाहिए, हर दिन सुनवाई होनी चाहिए, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 2017 में 12 स्पेशल कोर्ट्स बनाए, इनफैक्ट 12 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए कि जो सिटिंग लेजिस्लेचर्स हैं उनके क्रिमिनल चार्जेस को ट्राई किया जा सके, उनका स्पीडी वे में ट्रायल हो सके। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास भी काफी अथॉरिटी आ गई है कि अगर कहीं भी कोई मसल पावर का इस्तेमाल करता है तो उसके इलेक्शन को ही नलिफाई किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि तमाम एफर्ट्स लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, खासकर जुडिशरी की तरफ के, कि पॉलिटिक्स को क्लीन किया जाए। तो अगर राहुल गांधी को सजा हुआ तो कहीं ना कहीं ये भी एक जो लार्जर पिक्चर है, उनको जो सजा मिली, कितना वो जस्टिफाइड था, कितना नहीं था, उसमें लीगल लूपहोल्स क्या थे, ये अलग डिबेट है। लेकिन इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन एक डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का एक प्रोसेस है, एक हिस्सा है उसका, एक इंपॉर्टेंट स्टेप है उसका। अब देखते हैं कि अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। देखिए, वे फॉरवर्ड में यही हो सकता है कि जो चार्जेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसका ट्रायल हो, तो पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको फास्ट ट्रैक किया जाए। अब देखें कि जो अतीक अहमद को सजा हुआ है वो ऑलमोस्ट 15 साल के बाद हुआ है। ये केस था 2007 का इनफैक्ट, तो 15 साल बाद उसको अभी सजा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि बीच में कितना उसने पॉलिटिकल क्लाउट एंजॉय किया होगा। दूसरी बात है कि जो नेक्सस है पॉलिटिशियंस, क्रिमिनल्स, मनी, मसल पावर के बीच में, उस नेक्सस को तोड़ा जाए। मीन्स कि जो सिस्टम पूरा पंगु हो जा रहा है, जो पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स का नेक्सस है उसके सामने, जरूरी यह है कि इस नेक्सस को अच्छी तरह से तोड़ा जाए। फिर है कि जो आरपी 1951 है उसमें कुछ अमेंड करके प्रोविजंस ये लाए जाएं कि जो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस वाले के लोग हैं वो चुनाव लड़ सकें, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए चुनाव लड़ने से। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने मैटर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने मैटर है कि
क्या जो इंडिविजुअल्स है जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है उनको प्रिवेंट किया जाए चुनाव लड़ने से, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो ये भी एक सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। जरूरी ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में एक कंसेंसस हो, कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको टिकट ही न दिया जाए। ठीक है, तो जरूरी ये है कि जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में कंसेंसस हो कि सिस्टम में ऐसे लोगों को एंट्री ही न दिया जाए। तो कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि इंडिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो कोई डेमोक्रेसी अच्छी इसलिए नहीं, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जरूरी ये है कि हम एक आइडियल डेमोक्रेसी बने जहां पे जो एथिकल पॉलिटिशियंस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिले, जो पढ़े लिखे और वाइज लोग हैं वो ऐसे ऐसे पॉलिटिकल पोस्ट पे ऑफिसेस एक्वायर करें। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को लेके। थैंक यू वेरी मच।